हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट और यह आपका तीसरा है। इसके पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेशन आपका साथ साथ चल रहा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो सेशन है वह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप बात करें रेलवे के किसी भी एग्जाम का या बिहार सरकार में होने वाले किसी भी एग्जाम का, ना बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी ट्री हो गया, हर एग्जाम के लिए यह जो सेशन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन टीसीएस पे आधारित कराए यहाँ पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। क्लास के जस्ट बाद इसका जो पीडीएफ है उसको भी डाल दिया जाता है, तो आप मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है √3+1/√3-1 और इसका जस्ट अपोजिट जो है वह y का मान है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन होता है वो किसी न किसी पैटर्न के ऊपर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा लिख दे वह क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो गौर से आप देखिएगा तो एक चीज यहां पता चलेगा कि x का जो मान है उसका जस्ट उल्टा y का मान है। तो चूंकि x और y का मान एक दूसरे का उल्टा है तो हम एक बात यहां पे कह सकते हैं कि x गुना y का मान जो होगा वह क्या होगा, x गुना y का मान एक हो जाएगा। क्यों एक होगा? क्योंकि यह दोनों मान एक दूसरे का उल्टा है। जब आप यह x का मान है और यह y का मान है, जब गुना करिएगा तो इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, मान कितना हो जाएगा आपका? मान आपका एक हो जाएगा। जब भी दो अपोजिट वैल्यू को आपस में गुना करते हैं तो मान एक होता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे x प्लस वाई का मान क्या होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ऐसा कुल मिला के 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ताकि यह पैटर्न जो है आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। x प्लस वाई, अब x प्लस वाई मतलब x का मान तो इतना है और y का मान यह वाला है, हमें इस दोनों को जोड़ना है। तो जब भी इस प्रकार के व्यंजक को जोड़ना हो ना तो आपको सबसे पहले लिखना है 2। क्या लिखना है सबसे पहले? 2 और गुना दोनों के वर्गों का योग। अब बोलिएगा कि दोनों में कौन? तो यहाँ देखिए √3 और 1 के अलावा इस क्वेश्चन में तो हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसी दोनों के वर्गों का योग। तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ध्यान से समझिएगा, दोनों के वर्गों का योग। तो √3 का वर्ग क्या होगा? किसी भी रूट वाले संख्या का जब आप वर्ग करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्या आता है? क्या आता है आपका? वही वैल्यू आ जाता है। जैसे √x का वर्ग क्या होगा? x। और जब 1 का वर्ग करिएगा तो क्या आएगा? 1। इसी दोनों को जोड़ देना है। तो क्या लिखना है? 2 गुना दोनों के वर्गों का योग और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का? 2 का। 2 गुना क्या लिखना है? दोनों के वर्गों का योग ऊपर में, और नीचे में क्या लिखना है? वर्गों का अंतर। बहुत ही सिंपल सा यह आपका ट्रिक है इन दोनों के जोड़ने का। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? x प्लस वाई का वैल्यू आपका 4 आ गया। और जैसा हम आपको बताया कि ऐसा हम लोग कुल मिला के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा से यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास इस बार देखिए क्या है, x गुने वाई का मान 1 है और x प्लस वाई का मान 1 है। क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हम इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यह सब चीजें आपको याद रहना चाहिए, है ना। यह बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, तो पता आपको होना चाहिए। जब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो उसी 2xy को जब हम घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसके बराबर बच जाएगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy होता है। अब देखिए x प्लस वाई का मान आपको पता है क्या है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, इसका कर लेंगे स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 4 है ना। यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 गुना एक्स वाई। तो x गुना वाई का मान 1 है। 4 का स्क्वायर 16, 2 गुने 1 2, 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 14। तो इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि 14 हो जाएगा। अगर अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे तो अगली बार से जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है।
यहाँ बोला यह गया है कि ए का मान है इतना और बी का मान, देखिए डाटा बिल्कुल सेम है। इस बार हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान। तो सबसे पहले आप एक बात हमें यहाँ बताइए कि ए गुने बी का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर ए गुने बी का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों अपोजिट वैल्यू है और दो अपोजिट वैल्यू को जब हम आपस में गुना करते हैं तो मान 1 हो जाता है। गुना करके देखिए ना, जब ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, इसको आपस में गुना करिएगा तो इससे यह वाला कट जाएगा, इससे यह वाला कट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए, समझ जाइएगा ए गुने बी का मान 1 होगा। अब एक बात आप बताइए कि a प्लस बी का मान क्या होगा। तो जब भी इसको जोड़ना हो, इस प्रकार के वैल्यू को जब आपस में जोड़ना हो, इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 गुने दोनों के वर्गों का योग लिखिएगा। यहाँ देखिए √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 क्या 4 लिखेंगे ऊपर, और बट्ठा में लिखिएगा दोनों के वर्गों का अंतर। तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का 2 का। वर्गों का योग ऊपर में, वर्गों का अंतर नीचे में। 2 से 2 कट गया, एक बार फिर से यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 4 आएगा, यह डाटा बदलने पर अलग अलग मान भी आ सकता है। अब आगे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान यहाँ पे बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या किसके लिए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं, और माइनस का 4 है तो माइनस का 4 आप अलग से लिख दीजिए। आगे देखिए ए प्लस बी का मान क्या है, ए प्लस बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुना ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1 है और माइनस का 4 हो गया। देखिए 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2, 2 गुना 1 क्या होगा -2, -2 माइनस 4 क्या होगा -6। दोनों माइनस वाला को हम एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 14, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10, ऐसे भी कर सकते थे। तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, हमने क्या किया, इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक का मान पता है, ए प्लस बी का मान कितना 4, ए बी का मान कितना 1, पुट करेंगे और अपना आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि 3 लगातार क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखेंगे, ताकि यह जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। आप फटाफट से इस क्वेश्चन में बता दीजिए कि ए गुना बी का मान क्या होगा। सर ए गुने बी का मान 1 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान और बी का मान दोनों एक दूसरे का उल्टा है, अगर आप गुना करिएगा तो 1 ही आएगा। आगे हमें यह बताओ आप कि ए स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस बी का मान क्या होगा। ए प्लस बी का मान कहने का मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू को इसके साथ जोड़ना है। यह ए का मान है और यह पूरा बी का मान है, इसको आपस में जोड़ना है। तो आप क्या करो कि सिर्फ उन दोनों नंबर को देखो। कौन से 2 नंबर जिसका उपयोग इस क्वेश्चन को बनाने में किया गया है, एक तो √3 है और दूसरा √5 है। इसके अलावा और कोई नंबर है, देखिए यहाँ पे √3 3 √5 3 -5 3 -√5 5, मतलब इसी दोनों का उपयोग किया गया है। तो इन दोनों को कंप्लीट दोनों व्यंजक को जोड़ना होगा, तो आपको लिखना है सबसे पहले 2 × दोनों के वर्गों का योग। तो 3 का वर्ग 9, √5 का वर्ग, 3 का वर्ग करिएगा तो 9, क्योंकि रूट तो नहीं है ना, तो 3 का वर्ग 9 और √5 का वर्ग करिएगा तो 5। तो वर्गों का योग कितना हो जाएगा 14, और बट्टा में वर्गों का अंतर 9 - 5 कितना होगा 4। यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 14 ऊपर में, और 9 में से 5 माइनस करना है, नीचे में लिखना है, ठीक है। ऊपर में 14 दूना 28 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस बार ए प्लस बी का वैल्यू 7 आपका आ गया। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। जब हमें इस दोनों वैल्यू को जोड़ना होगा तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 2, कब, जब इन दोनों व्यंजक को आपस में जोड़ना होगा। गुणे क्या लिखना है, दोनों के वर्गों का योग। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर 9 में से 5 माइनस करेंगे क्या होगा 4, 14 दूना 28 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 7। अब क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। तो आपको एक बात पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab तो आप लिख ही सकते थे, और इसके अलावा इसके लिए इतना लिखे है ना, इसके लिए, और माइनस ए बी अलग से है तो माइनस ए बी आप अलग से लगा दीजिए।
देखिए ए प्लस बी का मान कितना आया है 7, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर करिए, ए प्लस बी की जगह 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 गुना ए बी का मान कितना है 1 और माइनस ए बी का मान कितना है 1, यही तो है। 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, 49 में से 3 माइनस करिएगा कितना होगा 46। आपके क्वेश्चन का सही आंसर यानी विकल्प ए जो है वह यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को बार बार मिलते रहता है। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब होता है पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमें क्या पहचान करना है, यहाँ पे हमें पहचान करना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका पोलिनोमियल है, कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद किसको बोलते हैं हम लोग, वैसे व्यंजक को बोलते हैं। व्यंजक में क्या होता है कि संख्याओं का समूह बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर आपका धनात्मक पूर्णांक हो। पावर क्या रहना चाहिए, पावर जो होना चाहिए वह आपका होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे, पूर्णांक में कौन कौन आता है, जीरो भी आपका क्या है पूर्णांक है, इसके अलावा 1 2 3 4 यानी पावर यही सब होना चाहिए। पावर जो है बट्टा के फॉर्म में, जैसे इस प्रकार से पावर अगर 1/2 हो गया, पावर अगर 1/3 हो गया, पावर अगर रूट में आ गया है ना, पावर अगर नेगेटिव हो गया, तो यह सब जो है वह आपका क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम आपसे कहे कि x प्लस वाई क्या एक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो यह आपका एक पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम आपसे कहेंगे कि 2 प्लस x क्या पोलिनोमियल है, बिल्कुल पोलिनोमियल है, क्योंकि 2 का पावर कुछ नहीं है, तो 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना x का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 इसका मतलब क्या होता है, मान 1 होता है। तो यहां देख लीजिए 2 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना एक्स का पावर 0 और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x का पावर 1। तो दोनों जगह जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, उसका पावर आपका पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखे 2 का पावर -1 और प्लस इस प्रकार से लिख दे, ठीक है, 2 का पावर क्या लिख दे हम -1 लिख दे और प्लस 3 का पावर यहाँ पे कुछ भी और लिख सकते हैं 2 क्या यह हमारा पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 2 का पावर क्या है, नेगेटिव आ गया। तो 2 का पावर अगर नेगेटिव आ गया तो यह आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। उसी प्रकार से x प्लस 1/x पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए x प्लस यहाँ देखिए 1/x के लिए हम लिखते हैं x का पावर -1, 1/x का मतलब क्या है, x का पावर -1, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो आप यहाँ पे पहचान सकते हैं अब बहुत ही आसानी से कि कौन आपका बहुपद है। तो देखिए यह y नीचे में आ गया, यह आपका बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह बहुपद है, देख सकते हैं यह भी हमारा एक बहुपद है, यह भी हमारा एक बहुपद है, लेकिन यह हमारा जो है वो आपका क्या है, बहुपद नहीं है। अगर हम आपसे कहे कि √3 इंटू एक्स प्लस 4 क्या यह बहुपद है, तो बिल्कुल है। जो वेरिएबल है उसका पावर आपका क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर तो 1 ही है ना, और यहाँ जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि x का पावर है √3 और +5 क्या यह हमारा बहुपद है, नहीं बहुपद होगा, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वह किस फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। बोला है कि समीकरण की प्रणाली 2x + 4y = 11 और 5x - 7y = 5 का कोई हल नहीं है। भाई कोई हल कब नहीं होता है, 3 कंडीशन आपका होता है लीनियर इक्वेशन में, आपको पता होगा। एक तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के केस में क्या होता है, a1/a2 का जो मान होता है वह बराबर होता है b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 का मान क्या होता है, b1/b2 के बराबर होता है। ठीक है, और यह जो है c1/c2 के बराबर नहीं होता है। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो निकाय है उसका कोई हल नहीं है। आगे चलिए, अगर a1/a2 जो है वह बराबर नहीं होता है b1/b2 के, उस केस में निकाय का एक हल होता है। और अगर सब बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब अगर बराबर हो जाए, उस केस में जो निकाय होता है उसका क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है,
यहाँ से इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन का संख्या यानी x और y का मान कितना हो सकता है। तो अगर x और y का मान केवल 1 आता है, इसका मतलब है कि उसका कंडीशन क्या होगा, उसका कंडीशन यह वाला होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर सब बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर हो जाए, इसका मतलब कि यहाँ पे x और y का अनंत मान संभव है, बहुत सारे मान हो सकते हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन वह c1/c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि जो आपका इक्वेशन दिया गया है उसके मदद से x और y का कोई भी हल निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ बोला है कोई हल नहीं है, इसका मतलब यह केस बनेगा, यह केस बनेगा। तो a1 का मान क्या होगा, तो पहला इक्वेशन में सब 1 वाला होता है, तो पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा चिन्ह के साथ वह a1 का मान, तो a1 का मान आपका 2 हो जाएगा बट्टा a2 जैसे ही बोला जाए दूसरे इक्वेशन में जो x का मान होगा वह a2, तो दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में है वह क्या है 5, तो यह आपका a2 हो गया। बराबर आगे क्या लिखना है, बराबर b1/b2। b1 कहने का मतलब पहले इक्वेशन में जो y के गुना में होगा, तो पहले इक्वेशन में y के गुना में k है, तो b1 का मान क्या हो जाएगा k, और b2 मतलब दूसरे इक्वेशन में जो y के गुना में होगा, y के गुना में क्या है -7, तो b2 का मान क्या होगा -7, और यह तो आपस में बराबर होगा, और जो बराबर होगा उसी से आपका, यह तो बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, यह बराबर है, इसको सोल्व करिए। k का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा -14, बट्टा में क्या है, बट्टा में 5 है, बराबर k। यही हमें बताना था कि k का मान क्या होगा। और लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रखे हैं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन का बता रखे हैं, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन का क्या क्या नाम है, कब संपाती होता है, कब संगत होता है, यह सब चीज़ जो है बहुत डिटेल में वहाँ पे चर्चा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बोला है समीकरण 2x² - 8x - m बराबर 0 का एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्या है, यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब कि द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह आपका कुछ भी हो सकता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखे हैं। तो यहाँ देखिए x² 8x, तो यह आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका एक मूल क्या दे रखा है 5/2, एक मूल 5/2, दूसरा मूल ज्ञात करना है और साथ में m का मान ज्ञात करना है। पहली चीज कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस मूलों का योग, तो एक मूल यहाँ पे देख लीजिए क्या है 5/2 है, और दूसरा मूल यहाँ पे हम मान लेते हैं बीटा। एक मूल अल्फा जिसका वैल्यू दे रखा है, दूसरा मूल हम बीटा मान लिए। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यह होता है -b/a। b कहने का मतलब जो x के गुना में, तो x के गुना में क्या है -8 है, तो -8 करिएगा तो क्या हो जाएगा, -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा, और बट्टा a का मान क्या है 2, -+8/2 यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। एक बार फिर से एक चीज और आपको हम यहाँ पे बता दें कि द्विघात समीकरण में क्या होता है, जो x² के गुना में होता है उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, जो x के गुना में होता है उसको b से, और जो कांस्टेंट बचता है ना लास्ट में उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो -b/a होता है मूलों का योग। यहाँ पे एक मूल दे रखा है 5/2, दूसरा मूल निकालना है तो हम मूलों का योग कर लिए, तो एक मूल तो 5/2 है अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा हम छोड़ दिए, और यह क्या है आपका मूलों का योग क्या होता है -b/a किए तो 4 आया। यहाँ से देख लीजिए बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान निकालना है तो 4 में से घटाना पड़ेगा 5/2, घटाइए 4 दूना 8 में से 5 माइनस करिएगा, 8 में से 5 माइनस करिएगा 3/2, तो आपका दूसरा मूल तो 3/2 आ गया। ठीक है, दूसरा मूल क्या आ गया 3/2 आ गया। किस ऑप्शन में है 3/2, यहाँ पे तो नहीं है 5/2 है, यहाँ -5/2 है, यहाँ -3/2 है, तो हमारा आंसर यहीं से आ गया विकल्प बी। एक चीज और बताना है m का मान, ये आंसर तो हम चुन लिए है लेकिन m का मान बताना है। एक बात और समझिए, मूलों का योग आपको पता लग गया, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है -c/a, सॉरी माइनस नहीं होता है इसमें, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो आप एक मूल बताइए, अल्फा क्या था पहले से दिया हुआ 5/2 गुने बीटा दूसरा मूल कितना निकाले हैं आप 3/2, यह हो गया इसके मूलों का गुणनफल।
ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो C का मान क्या है, -m है, C का मान -m, और बट्टा A के जगह क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, C/A। तो C के जगह -m और A के जगह 2। देखिए यहाँ से नीचे वाला को हम काट लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में 5 थी, अब 15 बट्टा क्या है 2, या वैल्यू किसका है, -m का। तो -m का मान इतना है, तो m का मान इधर माइनस लगा दीजिए, यानी 15/2। तो माइनस का 15/2 यह आपका m का मान हो जाएगा। हालांकि हमारा आंसर यहीं से क्लियर हो गया था। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो इसको देख करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। कैसे, हमने यहाँ पे देखते हैं कि भाई मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a 4 आ गया। तो जब एक मूल 5/2 है तो दूसरा 5/2 में हम क्या जोड़े कि 4 आ जाएगा। तो 5/2 में हम मान लेते हैं कि x जोड़ने पर 4 आए, यहाँ से जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बोला है इसके मूलों में से एक 2 है, तो दूसरा मूल बताइए क्या होगा। एक मूल दे रखा है 2। जब भी कोई द्विघात समीकरण बनता है ना, तो कुछ ऐसे बनता है। कैसे बनता है, x² माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसमें गुना करते हैं x से, और प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब भी कोई द्विघात समीकरण आपका बनेगा तो उसका पैटर्न आपका यही रहता है। क्या रहता है पैटर्न, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका x² है, कंपेयर करिए, माइनस यह क्या होगा 6 होगा मूलों का योगफल। तो 6 अगर मूलों का योगफल है तो एक मूल अगर 2 है तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 4। इसका मतलब दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल 4 हो जाएगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या होता है मूलों का योगफल। तो जब एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल 3 हो जाएगा। अब एक मूल यहाँ मूलों का योगफल होता है, तो एक मूल 2 है, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4। तो आपका यहाँ पे मूल 4 हो गया। अब आगे मान लीजिए के का मान पूछता, तो यहाँ पे क्या रहता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अगर यहाँ पे है, इसका मतलब एक मूल 4 आया है और पहले से दूसरा मूल 2 दे रखा था, तो दोनों का गुणनफल यानी 2 चौके 8 आपका के का मान हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखते हैं, इक्वेशन बनता कैसे उसको ध्यान में रखते हैं, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले x² की जगह x² है, यहाँ पे क्या है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल तो 6 मूलों का योगफल है। जब एक 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, 2 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 ही होगा ना। तो जब दोनों मूल पता लग गया तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल 2 चौके 8। यहाँ पे के का मान भी आप बता सकते हैं। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा है कि इसका ऋणात्मक मूल बताइए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करिए कि इसमें अगर लेफ्ट से राइट में सब अगर वैल्यू कटने वाला है किसी भी नंबर से तो उसको काट लीजिए। तो सब देखिए 3 से कटने वाला है, तो 3x² में 3 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 12x में 3 से भाग करिएगा तो 4x, और 15 में 3 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा 5, बराबर 0 में 3 से भाग करिएगा तो 0। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 3 कॉमन ले लिए। तो जब 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा x², 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4x, 15 में से 3 कॉमन लेंगे तो 5, बराबर 0। 3 इधर गुना में है, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे 0/3 यानी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा, x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। डायरेक्ट सब 3 से कट रहा है तो काट लीजिए। अब हमें इसमें बताना है कि इसका ऋणात्मक मूल बताइए, यानी दोनों मूल निकालना होगा ना। दोनों मूल निकालने का मतलब है कि इसको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होगा, यह बात भी कई बार हम बता चुके हैं, तो आप क्या करिए कि बी के साइन को देखिए। बी का साइन अगर पॉजिटिव दिख गया तो फिर बी और सी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज हो जाएगा, बी का भी और सी का भी। लेकिन b अगर नेगेटिव होगा उस केस में केवल b का साइन चेंज होगा। तो यहाँ देखिए b क्या है, पॉजिटिव है, तो b का भी साइन चेंज कर लीजिए और c का भी साइन चेंज। साइन चेंज करने का मतलब कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहला काम इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जब भी द्विघात समीकरण को सोल्व करना होगा तो तरीका क्या है कि b को देखिए कि b का चिन्ह क्या है। b अगर प्लस में है तो b का भी चिन्ह बदल लीजिए और c का भी चिन्ह बदल लीजिए। लेकिन b अगर माइनस में है तो केवल b का चिन्ह बदलेंगे, c का जो चिन्ह है वही रहेगा। और अब हमें क्या सोचना है, अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 5 और माइनस रहे, गुना करने पर 5 और घटाने पर 4, अगर यहाँ माइनस हो, और अगर प्लस रहता तो जोड़ने पे 4। तो गुना करने पर 5 और जोड़ने पे 4, तो गुना करने पर 5 और घटाने पर 4, तो ऐसा नंबर क्या होगा, 5 और 1 ही तो होगा। तो बड़ा वैल्यू पहले लिखिए, छोटा वैल्यू बाद में लिखिए।
देख लीजिए -5 में यहाँ पे देखिए जब आप इस दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा, जब आप इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नंबर हमें सोचना है कि घटाने पर 4, घटाने पर 4 और गुना करने पर 5, तो ऐसा नंबर 5 और की हो तो होगा, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 और 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा। बस इतना सोचना है। अब यही x का 2 वैल्यू आया, यह वाला देख लीजिए पॉजिटिव वैल्यू है और यह वाला नेगेटिव वैल्यू है। हमें क्या बताना है, इसका ऋणात्मक मूल, तो ऋणात्मक मूल क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे क्या है -5, तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऋणात्मक मूल क्या होगा, x बराबर -5। अब इन सब चिन्हों को मत देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करिए। b अगर पॉजिटिव है तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा, कर दिए। अब ऐसा नंबर सोचिए जिसको गुना करने पर 5 और घटाने पर 4 आ जाए, ऐसा दो नंबर, गुना करने पर 5 घटाने पर 4। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 5 और 1 आया, बड़ा वैल्यू पहले छोटा वैल्यू बाद में लिख दीजिए बस। यही दोनों मूल होगा, ऋणात्मक मूल पूछा है नेगेटिव वाला, तो -5 आंसर। चलिए यह क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दे रखा है कॉट 35 डिग्री का मान 2 - √3, कॉट 35 डिग्री का। इससे पहले हम आपको एक इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि साइन 30 डिग्री के बदले में क्या कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, कॉस टैन कॉट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन के बदले में लिख लीजिए कॉस। जब भी साइन के बदले में कॉस लिखिएगा ना तो एंगल बस 90 में से घटा लीजिएगा। यहाँ 30 है तो 90 - 30 कितना लिख सकते हैं, 60। आप दोनों का मान जाकर के चेक करिए, इक्वल आएगा। साइन 30 का मान भी 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। अगर हम आपसे कहे कि भाई टैन 40 डिग्री के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, टैन के अलावा कॉट सेक कोसेक बहुत सारा बच रहा है ना, क्या लिख सकते हैं, तो टैन के बदले में हम कॉट लिख सकते हैं। कॉट कितना लिखेंगे, यहाँ 40 है तो 90 में से घटा लीजिए 40 को, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आप क्या कर सकते हैं कि साइन के बदले कॉस, कॉस के बदले साइन, टैन के बदले कॉट, कॉट के बदले टैन, सेक के बदले कॉसेक और कॉसेक के बदले सेक लिख सकते हैं। इंटरचेंज का मामला होता है। आप साइन किस में इंटरचेंज करता है, कॉस में, तो साइन के बदले कॉस के बदले साइन, टैन के बदले कॉट, कॉट के बदले टैन, सेक के बदले कॉसेक और कॉसेक के बदले सेक लिख सकते हैं। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि एंगल का योग 90 हो जाना चाहिए। अगर हम आपसे कहे यहाँ पे देखिए कॉट 35 है ना, तो कॉट 35 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, तो कॉट 35 डिग्री है, कॉट के लिए तो हम टैन लिखेंगे, और टैन कितना लिखेंगे, यह जो एंगल दिया है उसको 90 में से घटा लीजिए, तो 90 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55। यानी हम लिख सकते हैं कॉट 35 के लिए कितना, टैन 55। ठीक है, कॉट 35 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, टैन 55 लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, कॉट 35 डिग्री है, कॉट कितना है 35 डिग्री है, और कॉट 35 का मान दे रखा है। आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है टैन 35 डिग्री, तो टैन 35 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, टैन 35 डिग्री के लिए हम कॉट 55 लिख सकते हैं। इसके लिए टैन 35 के लिए लिखा जा सकता है, भाई टैन 35 है तो इसके लिए कॉट 55, तो टैन 35 के लिए हम अगर लिख लिए कॉट 55 और गुना कॉट 55 है तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉट स्क्वायर 55 डिग्री होगा, प्लस यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 35 है तो इसको भी तो हम कॉट 35 लिख सकते हैं। देख लीजिए टैन 55 के लिए कॉट 35, तो कॉट 35 गुना कॉट 35 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 35 डिग्री। कॉट स्क्वायर कितना डिग्री, कॉट स्क्वायर 35 डिग्री लिखा जा सकता है। भाई इतना तो हम कर सकते हैं ना। टैन 35 है तो टैन के लिए क्या लिखिएगा आप, कॉट लिखिएगा, और जब भी टैन के बदले में कॉट लिखिएगा तो 90 में से घटा के, तो 90 में से 35 घटाइएगा कितना होगा 55। तो अगर आप इसके लिए लिखे कॉट 55 और गुना में कॉट 55 है तो कॉट 55 गुना कॉट 55, कॉट 55 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे देख लीजिए इसको हम क्या किए यहाँ पे कि कॉट 35 डिग्री है ना, क्या है आपका कॉट 35 डिग्री है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे टैन 35 है ना, कॉट 55 लिख दिए, एक को तो आप टैन के रूप में ही छोड़ दीजिए है ना, इसको टैन के रूप में ही एक को छोड़ देते हैं। अगर इसको टैन के रूप में ही छोड़ दें तो देखिए चूंकि 35 डिग्री का मान पता है, टैन 35 है, हम कॉट 55 के लिए क्या लिख सकते हैं, हम कॉट 55 के लिए लिख सकते हैं टैन 35 डिग्री। तो अब आप बताइए कि टैन 35 गुना टैन 35 क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर 35 डिग्री। आप बोलोगे 35 डिग्री के फॉर्म में ही क्यों निकाले, क्योंकि 35 डिग्री का ही मान हमें पता है, इस वजह से इसको 35 डिग्री के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है,
इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, इसको 35 डिग्री के फॉर्म में लिख रहे हैं, tan स्क्वायर 35 डिग्री, तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके बदले इतना लिख दिए। अब एक बात देखिए यहाँ पे, cot 35 का जो मान होगा, ठीक है, जैसे कॉट थीटा का जो भी मान होगा, कॉट अगर हम आपसे कहे कि कॉट 30 डिग्री का मान अगर m है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होता है ना, 1/m हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉट 55 का मान अगर 2-√3 है, तो सॉरी कॉट 35 का मान 2-√3 है, तो tan 35 का मान हो जाएगा इसका उल्टा। तो 2-√3 को उल्टा करिएगा तो 2+√3 आ जाएगा tan 35 का मान, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप बोलोगे यह कैसे कर दिए, 1/, यहाँ देखिए 2-√3 लिखा जा सकता है, किसके लिए, आप बोलोगे कि सर कॉट 35 है, तो कॉट 35 का मान 2-√3 है, तो tan 35 का जो मान होगा वह इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा, तो उल्टा किए इतना आया। अब इसका जब परिमेयकरण करिएगा, परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने का तरीका होता है कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 1, 4 में से 3 घटाइएगा 1 आ जाएगा। तो इस वजह से डायरेक्ट जब भी ऐसा वैल्यू मिले तो डायरेक्ट उल्टा करिएगा, माइनस है बीच में तो प्लस कर लीजिए बस। तो इसका मान इतना हो गया, प्लस आगे देख लीजिए, कॉट 35 का मान पहले से पता है क्या है, 2-√3, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बस स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लीजिए। एक बात यहाँ से और सीखिए आप, अलजेब्रा में क्या होता है कि a+b के होल स्क्वायर में जब हम a-b के होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमारे पास बचता है 2 × a², तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3, इतना ही बचता है। कैलकुलेट करिए, 4 3 7 दूना 14, आंसर आपका क्या होगा 14। यहाँ पे देखिए a+b के होल स्क्वायर में जब हम a-b के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब हम a+b के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a-b के होल स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बचता है 2 × a² प्लस b²। तो यही चीज तो यहाँ पे है, a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर को जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे तो 2 × a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3, यही आपका बचेगा। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्या करना पड़ा, समझना पड़ा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से पुट करके देखिए, जब 90 डिग्री लीजिएगा तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 + 0 6, तो नहीं आएगा, विकल्प पे हमारा आंसर नहीं होगा। अगर 60 लेते हैं तो साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होता है, या 1/2, यहाँ भी वैल्यू आपका 6 नहीं आएगा, वैल्यू आपका क्या बन जा रहा है, इसमें फ्रैक्शन बन रहा है। इसमें आइए, इसमें चेक करिए, 30 रखिए, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 यानी 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा का मान क्या ले रहे हैं 30 ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3/4 21/4। अब दोनों को जोड़िए, 21 और 3 24, 24/4 कितना आ जाएगा वैल्यू, 6 के बराबर आ गया। किस ऑप्शन को रखने पर, विकल्प सी, विकल्प सी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे जब भी इंटरचेंजिंग वाला ऊपर नीचे रहे तो इसका मान 1 होता है। क्यों मान 1 होता है, क्योंकि देखिए cos 43 है ना, इसको बदलिए साइन में, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 43 यानी 47 लिख सकते हैं। तो जब इसको भी आप लिख सकते हैं साइन 47, ऊपर भी साइन 47 है तो 1 हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए जब इंटरचेंज करिएगा तो ऊपर नीचे बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसको इंटरचेंज करिएगा तो साइन 47 ही होगा, तो यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुना कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, और जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 में से 2 माइनस करिएगा, क्या वैल्यू आएगा 0, विकल्प सी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे अगला देखिए, बोला है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होता है तो भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ कहना कुछ ऐसा चाहता है, देखिए छाया कैसे बनता है, छाया हमेशा मान लीजिए
तो यह मीनार है, मीनार जब भी बनाना होगा इस प्रकार से बनाएंगे। यह मीनार हो गया और यह इसका क्या हो गया, छाया का लंबाई हो गया। छाया का लंबाई, हम छाया कहाँ पे बनता है, जब भी आप देखिएगा कि आपका छाया कहाँ बन रहा है तो बिल्कुल आपके पैर के पास। तो यह पैर हो गया, यह मीनार का ऊंचाई हो गया, यह इसका छाया है। अच्छा, अभी जो है एंगल कितना डिग्री है, अभी एंगल आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो छाया का लंबाई इतना है। लेकिन जैसे ही 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री का एंगल और आगे बनेगा, छोटा एंगल और आगे और बड़ा एंगल और पहले, क्योंकि इधर आइएगा तो 90 के पास पहुंचिएगा। तो 60 डिग्री से बढ़कर जब 30 डिग्री होता है उस केस में क्या होता है कि छाया का लंबाई जो है वह कितना बढ़ जाता है, 40√3। यानी ए बी सी और डी, छाया का लंबाई कितना बढ़ा, यही सी से डी तक हो गया, इसी का वैल्यू क्या है, 40√3 है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों एंगल के बीच की दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। दोनों एंगल बनाने वाला जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी को डी से डिनोट करते हैं, और मीनार का जो ऊंचाई होता है उसको एच से डिनोट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में एक रिलेशन आपका काम करता है, क्या है वह, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1, कॉट थीटा दो वैल्यू है ना थीटा का, तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का बहुत ज़्यादा यूज आपका यहाँ पे होता है। तो डी देख लीजिए, डी का मान क्या हो गया यहाँ पे 40√3 बराबर एच का मान तो निकालना है, और कॉट थीटा 1, तो एक थीटा का वैल्यू कितना है, छोटा वाला थीटा पहले रखिएगा, तो कॉट 30 का मान हो जाएगा √3, और माइनस दूसरा थीटा है 60, कॉट 60 का मान 1/√3। हमेशा आपको क्या करना है कि छोटा वाला थीटा पहले, बड़ा वाला बाद में लिखिएगा, तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, आइए 40√3 बराबर एच इंटू, इसको कैलकुलेट करिए, √3 में इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इससे इसमें गुना 3 माइनस 1 2, 2/√3, 2/√3। अब इसको सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा कितना बार में, 20 बार में, बाकी को गुना करिए, √3 से √3 में गुना 3, 3 गुना 20 कितना होगा, 60। यह वैल्यू किसका हो गया, एच का हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि एच का मान क्या होगा। तो जब भी थीटा का मान आपका क्या रहे, थीटा का मान 30 और 60 रहे, तो आप एक बात समझ जाइएगा कि d बराबर सीधे हम इतना लिखेंगे 40√3 बराबर h इंटू, जब थीटा का मान 30 और 60 होगा तो सीधे 2/√3, यही इसका मान आता है, क्योंकि 30 में से 60 माइनस करिएगा ना तो यहाँ पे √3 और माइनस 1/√3 यही वैल्यू आएगा। अब डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, बस इतना लिखिएगा और सीधे कैलकुलेशन पे आ जाइएगा। खूब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। अगला देखिए, बोला एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने पाद से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक बनाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे उन्नयन कोण पूरक बनाती है, टावर का ऊंचाई पूछे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है √AB। बस, तो ए के जगह देख लीजिए, पहला दूरी क्या है 25 और दूसरा दूरी क्या है 16। जब पूरक बोले तब ऐसा करना है, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5 चौके 20 मीटर, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी बोले उन्नयन कोण पूरक है, ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगा देना है h बराबर θ1 इंटू h बराबर √AB। यहाँ देखिए क्या पूछा है, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग। तो सबसे पहले यह बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। यह चीज हम लोगों को कहाँ पे पढ़ना होता है, रीजनिंग के अंदर। देखिए 4 तो दिख रहा है, 1 2 3 4, इसके अलावा देख लीजिए, एक तो यह वाला बड़ा वाला 5 हो गया, फिर उसी प्रकार से एक यह वाला 6 हो गया, ठीक है, फिर उसी प्रकार से इस तरह से बढ़िएगा 7 हो जाएगा, कुल 8 इसमें ट्रायंगल है। और प्रत्येक ट्रायंगल जो है वो आपका 1 त्रिभुज 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो 8 त्रिभुज है तो 8 गुने 180 कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। बोला है दी गई आकृति के सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो त्रिभुज के एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री, यहाँ 8 त्रिभुज है तो 8 गुना 180 यानी कि 1440 डिग्री। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प डी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने सारे क्वेश्चन जो है वो एडवांस टॉपिक से रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, जब आप मॉक लगाइएगा वहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। PDF जरूर डाउनलोड करिएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।